बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं कस्टम वाच से मोहम्मद नासिर, मेरे साथ कैमरा मैन है मोहम्मद फ़ारूक। इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़रीन डेमोक्रेटिक हाउस पर, जहां हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक हाउस के बानी मोहम्मद कमर कुरैशी साहब से। हमारे साथ आज वो मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे मौजूदा सूरत हाल के बारे में, इलेक्शन के बारे में, केई के बारे में, जो के इलेक्ट्रिक की जो बिलों में इजाफ़ा है इसके बारे में बात करेंगे, महंगाई के बारे में बात करेंगे और क्राइम की शरह जो इस कदर बढ़ गई है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सियासी भी हैं और मजहबी भी हैं और समाजी भी हैं। तो इनसे हम इंशाल्लाह इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद कमर कुरैशी साहब। हम इनसे आज की गुफ्तगू करते हैं। हम चलते हैं कमर कुरैशी साहब से। जी कमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायती रहम करने वाला है। नस्रुम मिनल्लाहि फतुन करीब। आज का जो करंट अफेयर है, मैंने कल बयान दिया था कि रशिया से भी अपील करूँगा, जब यरूशलेम पर बम गिर सकता है, अमन बम गिर सकता है, तो इसराइल पे भी गिर सकता है। मैं ये एटमी जंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो तारीख़ी बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि बहुत से ज़राए ने आज बहुत मदद की है हमास की, और इसराइल तबाहकुन मरहले में दाखिल हो चुका है। उसके बड़े बड़े फौजी पकड़े गए हैं और मैं समझता हूँ अल्लाह हमास को फ़तह और नुसरत और कामयाबी देगा। जो हमास का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो इसराइल का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और पाकिस्तान में कोई जंग नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग डरे हुए हैं और माशियत पर वो खामोश हैं, और पाकिस्तान पे एक सकूत तारी हो गया है जो नहायत ही अफसोसनाक है कि ये वो ज़िंदा कौम थी कि जब इसराइल जब भी कोई काम करता जो मजम्मत के काबिल होता, या कुरान हकीम की बेहुरमती या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कोई बेहुरमती, तो कराची में एक तूफ़ान खड़ा हो जाता था। तो मैं कहता हूँ ये कौम फिर ज़िंदा हो जाए, याकताबाद फिर ज़िंदा हो जाए, और लियारी फिर ज़िंदा हो जाए, कराची फिर ज़िंदा हो जाए और हक़ की आवाज़ बने। मैं कमर कुरैशी साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो मौजूदा इलेक्शन की जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो इसमें जो पाकिस्तानी अवाम है या कराची के लोग हैं, जिस भी सूबे के लोग हैं, उनको इस इलेक्शन से क्या बेनिफिट होगा, और आया इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? देखिए, रियासत और जोग्राफिकल माहौल और उसके साथ माशियत जो है वो फ़ौज का एजेंडा है। रियासत जब बनती है जब उसकी रियासत में माशियत मुस्तहकम हो। मैं समझता हूँ पहले एहतिसाब फिर सियासत, और मैं जो सिनेरियो देख रहा हूँ उसमें मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आता। अगर इलेक्शन हुआ तो कत्ले आम भी हो सकता है, और ये जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानियाँ जारी कर रहे हैं उससे तो ऐसा महसूस होता है अभी लफ्ज़ी जंग जो है ना वो शायद कि वो अमली जंग बन जाए। मैं कहता हूँ कि पहले माशियत, रियासत और फिर इसका क्या नाम होता है सियासत। अब मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रिक के मामले में पाकिस्तान का एटमी प्रोजेक्ट इतना बिजली बनाने के काबिल है कि वो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है, और यूरेनियम हमारे यहाँ इतना दस्तयाब है कि शायद ही किसी को नसीब हुआ हो। मैं ये कहता हूँ कि अब हमें बेदार होके हिम्मत करनी पड़ेगी कि हम इलेक्ट्रिक के मसले को, कहीं लाइट रात भर नहीं आती, कहीं 12 घंटे गायब है, लेकिन बिल हैं कि वो बहुत बड़े बड़े हैं जिससे आवाम बेजार हैं। और ये तूफ़ान जो है ठहरने वाला नहीं है।
IMF کا ایجنڈا جو یہ بیان کر رہے ہیں اور IMF جو بیان کر رہی ہے اس میں تضاد ہے. اور اگر نواز شریف کے پاس، زرداری کے پاس جو دولت ہے اس کا وہ آدھا حصہ نواز شریف اور آدھا حصہ جو ہے آصف زرداری ادا کر دے تو ملک کا قرضہ اتر جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کراچی کی سڑکیں جھولا بن چکی ہیں، کھڈے گٹر ابھر رہے ہیں، جہاں دیکھو مسائلستان ہے. کراچیستان ایک مسائلستان بن چکا ہے جہاں مسئلے ہی مسئلے ہیں، جہاں پولیس سوتی ہے اور عوام جاگتی ہے، اپنے چھتوں پر بیٹھ کے پہرا دیتی ہے کہ کوئی ڈاکو داخل نہ ہو جائے. یہاں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ڈکیتیاں اتنی بڑھ چکی ہیں. رینجر کا ایک ٹائم میں نے کردار دیکھا کہ رینجر بھی اسی پاکستان کی اور کراچی کے فن پر جس کی ہم قیمت ادا کرتے ہیں، لیکن رینجر کو چاہیے کہ ان کا بھی کوئی کردار ہو، ان کی بھی انٹیلیجنس ہے، پولیس کی بھی انٹیلیجنس ہے، IB بھی ایک سول انٹیلیجنس ہے. ان تمام کو مل کر جو ہے جوائنٹ جسے کہتے ہیں جوائنٹ کمیونیکیشن یا جوائنٹ جو ہے نا وہ ایک جوائنٹ انٹیلیجنس قائم کی جائے، اس کے تحت کارروائی کی جائے. میں ایک SP کو دیکھا، میں نے رات وہ 4 بجے تک ناظم آباد 4 نمبر کے تھانے میں بیٹھی تھی اور ریکارڈ چیک کر رہی تھی. مجھے بہت خوش ہوا. وہ ینگ ہیں، وہ میری دعا ہے کہ وہ بہت بڑے عہدے تک جائیں. اور SP صاحبہ کا مجھے نام نہیں معلوم، ابھی مجھے پیغام دیا ہوا تھا کہ انٹیلیجنس افسر جو اورنگزیب ہے وہ میرے پاس آنے والا ہے، جس کا میں 8 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. باقی تو آپ سارے مسائل جانتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں گوشت کی اسمیگلنگ بند ہوئی تو گوشت کا ریٹ ایک دم نیچے آ گیا، اور جس کے اثرات بہت جلد شروع ہو جائیں گے. اس طرح جو فیڈ ہے، فیڈ کے اوپر بھی اور مرغی کے کنٹرول کے اوپر بھی ایک چیک ہونا چاہیے. مرغی کا کنٹرول مرغی کے لوگ جو ان کی ایسوسیشن ہے وہ کھولتی ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں. وہ تمام زمینیں ضبط کی جائیں جو مرغی فارم کے نام پہ لی گئی ہیں اور وہ اس میں تبدیل کی گئی ہیں. میں کہتا ہوں افغانستان میں بھی سب انقلاب آنا چاہیے. ان کو اب زراعت کی ضرورت ہے، ان کو اب معیشت کی ضرورت ہے. وہ ماشاءاللہ دنیا میں ایک بڑا مقام پا چکے ہیں. مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہے کہ روس جو ہے نا اور ایران اور ترکی اور شام عملاً اقدام کر رہے ہیں، جس سے اسرائیل کا وجود مٹنے کا خطرہ ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ ایسا ہی کرے جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مسجد اقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول ہے، اور وہ جو مسجد اقصیٰ میں جو حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، پھر یہودیوں نے کیتھولک اور پروٹسٹ فرقوں کو لڑایا. یہ آپ دنیا جانتی ہیں کہ انٹیلیجنس کا سب سے بڑا گلوبل جو ہے وہ اسرائیل میں ہے، اور جو میں نے اس پہ انکشافات کر چکا ہوں کہ کس سسٹم پر ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اللہ اور رسول کے واسطے کہ لوگ جو ہیں بیدار رہیں اور یہ نہ کریں کہ وہ آواز نہ اٹھائیں. ان تمام اشیاء کی پورے مسلم ممالک میں بائیکاٹ ہونا چاہیے جو یہودی پروٹیکٹ ہے. پیپسی جو کہ اس کا کیا نام ہوتا ہے، جس کا پینک پیسہ یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. جو میں پیغام دے رہا ہوں یہ کہتا ہوں کہ سیاستدان کچھ عرصے چلانے دے معیشت کو، اور یہ معیشت چلے گی تو ریاست بنے گی. جو کچھ ہے وہ یہی ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ نہ اس کو مرتضیٰ وہاب کو کہ اس کی والدہ کی بڑی قربانیاں تھیں، ان کا ہمارا ساتھ رہا. وہ میری بہن تھی، سینٹ میں وہ منتخب ہوئی، اور جب انہوں نے کاف لیگ جوائن کی تو میں میڈیا انچارج تھا وہاں کا.
जो मेरा शौक़ है, मैंने हर हुकूमत में हर दौर में मीडिया को अहमियत दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक सर ज़मीं शादबाद। और मेरे आने वाले मेहमानों को वेलकम कहता हूँ, और डेमोक्रेटिक हाउस में मैं दावत देता हूँ ईसाइयों को और तमाम मज़ाहिबों को कि और तमाम सियासतदानों को और तमाम अदारों को कि वो यहाँ आके अपनी सफाई भी पेश कर सकते हैं, अपना मौक़िफ़ भी बयान कर सकते हैं। मैं अनकरीब बहुत सारी शख्सियात को दावत दूँगा, नेब के चेयरमैन को भी दावत दूँगा कि वो आएँ और आके यहाँ पर आवाम की मुश्किलात और सामना देखें। कराची शहर बिल्डिंगों का जंगल बन चुका है। SBCA ने जो कुछ लूटा है, अब सूरत हाल ये है, सोसाइटियाँ करप्ट, सोसाइटियों का कोई हिसाब नहीं। जहाँ 1 लाख रुपए में जो प्लाट बुक किया था लोगों ने, वो आज 5 करोड़ का प्लाट है। हर सोसाइटी में डेवलप की जा रही है, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं जो सोसाइटी के क़वानीन के ख़िलाफ़ है। मैंने एक जगह देखा कि एक सेक्रेटरी जो है ना, उसने एक बड़े उसको जो कोयटा टाउन का एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने बहुत लूटा खाया, उसकी वो आरती उतार रहा था। उसने कहा मैं तो आपकी आरती उतारने के लिए बैठा था। तो आप अंदाज़ा करें जब हमारी ब्यूरोक्रेसी इस हद तक और हमारे सियासतदान इस हद तक गिर जाएं तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। मैं पाक फ़ौज को कहूँगा कि वो इस बात पे कड़ी नज़र रखें कि पाकिस्तान की माशियत मुस्तहकम होने तक कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। पहले करप्शन का ख़ात्मा, फिर इलेक्शन। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कमर कुरैशी साहब, आपकी हमने गुफ्तगू सुनी और मज़ा आया। आपने समाजी, सियासी और जिस तरीके से लोगों मतलब माशरे के बारे में जो आपने राय की कायम की है, और इलेक्शन के बारे में आपका कहना है कि इलेक्शन तो होने चाहिए लेकिन पहले जो है वो आवाम को सहूलियत मैसर हो। और इलेक्शन के हवाले से आपकी खूबसूरत बातें भी सुनी, और जो आपने पाक फ़ौज से मुतालबात किए वो भी सुने, और जो आवाम से कहा वो भी सुने। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इंटरव्यू में आपसे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। रिपोर्टर मोहम्मद नासिर और मेरे साथ कैमरामैन है मोहम्मद फ़ारूक। देखते रहिए कस्टम वॉच।